हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक का था। ये सप्ताह काफी रोमांचक रहा है, जहां पर बाजार में इतना ज्यादा न्यूज फ्लो था और बाजार एक काफी बड़े अहम लेवल के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। इस सप्ताह में हमने 25,000 के लेवल निफ्टी पर आते हुए देखे और उसके ऊपर में भी आराम से मार्केट ट्रेड कर रहा था। ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है कि इसके ऊपर जाने से एक बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर जरूर होता है। सप्ताह की शुरुआत में मार्केट रेगुलेटर की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमूमन 50 से 60 हजार करोड़ रुपया F&O सेगमेंट में हमारे घरेलू निवेशक हर साल नुकसान कर रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो बेतहाशा रिटेल पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर थोड़ी कड़ाई करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में उन्होंने अब एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस कंसल्टेशन में पेपर में एक प्रपोजल है जिसमें से सभी वर्गों से ओपिनियन लिया जाएगा, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो फ्यूचर्स हैं उसके जो लॉट साइज हैं वो अभी करीब 5 से 10 लाख रुपए का एक लॉट साइज है, उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख और फ्यूचर में उसको और आगे बढ़ाकर 25 से 30 लाख करने के लिए सजेशन दिया गया है। इसमें आपका क्या सोचना है, आप भी यहां पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। प्लस अगर आपको भी इस पोल में पार्टिसिपेट करना है तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाके वहां पर आप अपना ओपिनियन सजेशन आप वहां पे भी डाल सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर ने पहले भी बताया है कि 89% ट्रेडर्स F&O सेगमेंट में हमेशा नुकसान करके ही निकलते हैं। डे ट्रेडर्स भी कैश सेगमेंट में काफी नुकसान कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही मार्केट रेगुलेटर ने मार्केट में समय समय पर कुछ ना कुछ सख्ती के कदम उठाए हैं, जिससे मार्केट्स भी वॉलेटाइल हुए हैं। मार्केट रेगुलेटर ने इस हफ्ते भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और भी सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सपायरी वाले दिन में ट्रेडर्स और जो लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो इसे 7 अप 7 डाउन की तरह, स्लॉट मशीन की तरह इसे यूज करते हैं। कॉइन डाला और सामने वो उसका क्या निकल आता है वो देखने के हिसाब से ही लोग खेलते हैं। मार्केट रेगुलेटर और आरबीआई ने भी एक चिंता जताई है कि अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो पोस्टल स्कीम्स होती हैं, उसमें भी अब पैसा कम आने लगा है। आरबीआई ने भी पहले आशंका जताई थी कि एफडी के अंदर में और बैंक डिपॉजिट्स में भी कमी आ रही है, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंटल पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डायरेक्टली शेयर बाजार के में इन्वेस्ट हो रहा है। इस हफ्ते जापानी स्टॉक मार्केट के अंदर में एक बड़ी खबर आई है, जहां पर वहां का स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली है। जापानीज गवर्नमेंट ने, वहां की जो सेंट्रल बैंकर है, उन्होंने 0.25% इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। जो इंटरेस्ट रेट या तो 0 पर या 0.1% पर काफी सालों, काफी डेकेड से चल रहे थे, उनमें बढ़ोतरी के बाद से मार्केट में एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट वहां पर 6% तक गिर गया है एक ही दिन में। यानी शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि वहां पे 5.6% गिरकर बाजार बंद हुए, लेकिन दिन में और भी मार्केट गिर गए थे। जुलाई में ये निकेई का इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था और अब वो रिकॉर्ड लेवल से करीब 15% लुढ़क गया है एक महीने में। ये बहुत बड़ा फॉल है, क्योंकि जापान जैसा इतना बड़ा देश और इतना बड़ा मार्केट, और वो अगर 15% घट जाता है एक महीने में तो काफी चिंताजनक बात है वो। यदि ये मार्केट और अगर 5% और गिर जाता है तो ये टेक्निकली मार्केट मंदी में आ जाएगा, यानी 20% के अपने जो लॉस के साथ में ये मार्केट मंदी में आ सकता है। यानी एक महीने में
फुल तेजी से फुल मंदी में ये मार्केट आने की आशंका बन गई है। वहां अमेरिका में भी सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ा रही है। अमेरिका में इंटेल लिमिटेड के शेयरों में 27% का फॉल एक ही दिन में देखने को मिल गया है। कंपनी की नेटवर्थ में से 35% गिर गया है एक सप्ताह में। ये 1974 के बाद में ये सबसे बड़ा फॉल है, यानी 50 साल के बाद इतना बड़ा फॉल आया है इंटेल के शेयरों में, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने 15% वर्कफोर्स को कम करने के लिए घोषणा की है। वो अब रिस्ट्रक्चरिंग मोड पे आ गया है। कंपनी के शेयर जो 2013 के भाव में ट्रेड कर रहे थे उससे भी नीचे अब ट्रेड कर रहे हैं। इंटेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है, जिसके बाद में वर्ल्ड की दूसरी बड़ी कंपनीज है जो कोरियन कंपनीज है, सैमसंग और TSMC। इनमें भी बड़ी गिरावट देखी गई इंटेल के फॉल के बाद में। वैसे अमेरिका में और एक डिजास्टर है जो अमेरिका की बड़ी कंपनी है Amazon Inc। इसके भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से नीचे आने की वजह से इसका भी शेयर एक ही दिन में 10% का गोता लगा गया। Amazon काफी बड़ी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में आती है, तो ये कंपनी 10% घटने से काफी बड़ा मार्केट कैप एक ही दिन में साफ हो गया है। वहां अमेरिका में गुरुवार को वहां के फेड का पॉलिसी डिसीजन भी आया, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जो एक्सपेक्टेशन भी वही थी। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इंडिकेशन दिया है कि सितंबर महीने में उनका पहला रेट कट आ सकता है और हो सकता है कि इसी साल में वो 3 रेट कट एक के पीछे एक कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने बताया था कि वहां पर नवंबर के इलेक्शन से पहले रेट कट आने की प्रबल संभावना भी है। रेट कट की घटाने की इंडिकेशन के बाद जैसे पूरे विश्व के सारे स्टॉक मार्केट्स के अंदर में एक खुशी की लहर दौड़ गई, हमारे मार्केट्स में भी निफ्टी ने 25,000 के लेवल को आसानी से कॉन्कर कर लिया, उसके ऊपर ही खुला और ऊपर ही बंद हुआ। हमारे मार्केट्स में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में इस सप्ताह में भरपूर तेजी देखने को मिली है। एक न्यूज जिसने पूरे विश्व को डरा रखा है, हमास के पॉलिटिकल लीडर को ईरान में मिसाइल हमले में मार गिराया गया है। इसमें कहा जा रहा है, रूमर है कि व्हाट्सएप के एक डायरेक्टर जो कि खुद यहूदी है, इन्होंने बहुत बड़ी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजराइल की इंटेलिजेंस को दी है, जिसके बाद में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया है हमास लीडर के मोबाइल फोन में, जिससे कि उनकी सारी गतिविधियों का पता चलने लग गया इजराइल को, और ये व्हाट्सएप के थ्रू किया गया था, जिससे इनकी पूरी जानकारी मिलने से ये हमला पूरी तरह से इजराइल से अटैक किया गया ईरान में, और इनके जो ये हमास के जो लीडर हैं इनकी मृत्यु हो गई है। इसके पहले भी ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल के हमले इस साल में हुए थे, जिससे पूरा विश्व डरा हुआ था। इस बार भी जो ईरान पे हमास के लीडर पे जो अटैक हुआ है, उसके वजह से फिर से एक दहशत का माहौल है, क्योंकि इसमें ईरान का रिटेलिएटरी रिएक्शन होने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारे मार्केट्स में भी ऑटो कंपनीज को लेकर एक घमासान चल रहा है, जहां पर हाइब्रिड कार्स को लेकर काफी गहमागहमी है। जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने हाइब्रिड कार्स के ऊपर से टैक्स में एक राहत दी थी, जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स काफी आमने सामने आ गए हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स जो स्पेशली हाइब्रिड कार्स में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि मारुति, होंडा, टोयोटा जो कंपनीज बना रही है, और उनके सामने आ गए हैं हुंडई मोटर्स, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किया जैसी कंपनीज, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर काफी बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज ने गवर्नमेंट से अपील की है कि हाइब्रिड कार्स को ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो ना दिया जाए, क्योंकि इन कंपनियों ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिकल कार्स पर किया है, जो कि गवर्नमेंट की जो उनकी जो सोच है उसके हिसाब से किया गया है। गवर्नमेंट ने पहले बताया था कि 2030 तक वो 25% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हाइब्रिड कार्स को अगर ये स्पेशल स्टेटस दिया जाता है,
तो इससे इन कंपनियों को काफी नुकसान होने की आशंका है। इसी न्यूज के चलते टाटा मोटर्स और मारुति में एक ही दिन में काफी बड़ी गिरावट भी देखी गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं, जिसमें एफआईआईज ने इस महीने में 2 दिनों में अब तक टोटल 1120 करोड़ की नेट सेलिंग की है। वहीं जुलाई महीने में ये दूसरा महीना था लगातार जहां पर एफआईआईज ने नेट बाइंग की थी। जुलाई महीने में 5407 करोड़ की नेट बाइंग का फिगर है एफआईआईज का। अब यहां पर हम दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को 69,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले ये 1000 रुपए का इसमें जंप देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $2450 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसके भाव में करीब $90 का इजाफा देखा गया है इस सप्ताह में। कच्चा तेल $79 के आसपास ट्रेड कर रहा था इस सप्ताह में। गत सप्ताह के मुकाबले ये $4 घट गया है। बिटकॉइन इसमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इस समय ये 63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने पहले ये कमोडिटी में अच्छी वॉलेटिलिटी थी, जो $70,000 से गिरकर $54,000 तक चला गया था और फिर वापस से गत सप्ताह में ये $70,000 के आंकड़े को छू गया था और वहां से फिर से ये 63,000 जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये लेवल फिर से देखने को मिले हैं। रुपया भी अपने ऑल टाइम लो पर चल रहा है डॉलर के सामने, जो 83.79 पर शुक्रवार की क्लोजिंग में बंद दिया है। इसके पहले हमने देखा था कि 83.81 का इंट्राडे लो भी लगा था इसी सप्ताह में। अब चलिए यहां पर हम कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 117 अंक घटकर 24,717 पे बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 51,350 पर यानी 54 अंक बढ़कर बंद हुआ है। कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि निफ्टी में एक महीने से एक मंदी का माहौल दिख रहा था। इस बार निफ्टी ने लेवल हेडेड प्ले किया है। सेंसेक्स भी 80,981 पर यानी 350 अंक गवाकर बंद किया है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा 1.39% और निफ्टी फाइनेंस और बैंक निफ्टी 0.2% तक बढ़कर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं इस सप्ताह में। वहीं घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी 3.04% और निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एमएनसी और निफ्टी मेटल, ये सभी के सभी इंडेक्स 1 से 2% के घाटे के साथ बंद होकर लाल निशान में बंद हुए हैं। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी सबसे पहला नाम है पीसीबीएल लिमिटेड का, जो 28% तक बढ़ा है इस सप्ताह में। उसके बाद है अडानी एनर्जी, टोरेंट पावर, अजंता फार्मा, अडानी विल्मर, जोमैटो, एफसीएस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रैन्यूल्स इंडिया, नुवामा वेल्थ, जिंदल सॉ, एस्टर डीएम, दीपक फर्टिलाइजर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, केफिन टेक्नोलॉजीज, हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स, बंधन बैंक, ये सभी के सभी शेयर 10 से 20% की तेजी के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो करीब करीब 18% तक घटा है। उसके बाद में है बिरला सॉफ्ट, ये भी करीब करीब 17% तक घटकर बंद हुआ है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, एम्फेसिस, पॉली मेडिक्योर, तेजस नेटवर्क्स, टीटागढ़ रेल और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये सभी के सभी शेयर करीब करीब 7 से 10% तक के घाटे के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब हम कुछ अगले सप्ताह की भी बात कर लेते हैं, जो 5 से 9 अगस्त तक का है। इस हफ्ता की शुरुआत में बाजार ओवर द वीकेंड जियोपॉलिटिकल न्यूज पर सबसे पहले रिएक्ट कर सकता है, यानी कोई भी न्यूज इंटरनेशनली आने से इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट्स में देखने को मिलेगा। अभी लोकली ऐसी कोई पर्टिकुलर न्यूज नजर नहीं आ रही है जिसका कोई खास इंपैक्ट हो सकता है।
अगर कोई भी न्यूज हमास से रिलेटेड, इसराइल से रिलेटेड या लेबनान से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो इस पर मार्केट सबसे पहले रिएक्शन देगा। अगले हफ्ता में आरबीआई की एमपीसी की बैठक भी है जो 6 से 8 अगस्त तक को है। इसका रिजल्ट 8 तारीख को सुबह आ जाएगा, तो इस पर सबका खास ध्यान रहने वाला है। अभी के लिए आरबीआई द्वारा किसी भी तरह की ब्याज दरों में छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन महंगाई के फ्रंट पर उनका कोई भी स्टेटमेंट आने से उस पर मार्केट ताबड़तोड़ रिएक्ट करेगा। शुक्रवार को मार्केट में जबरदस्त नेगेटिव नोट पर मार्केट बंद हुए हैं। शुक्रवार को मार्केट में जिस हिसाब से जबरदस्त बिकवाली का दबाव देखा गया, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले ही निफ्टी ने 25,000 के लेवल को कॉन्कर भी किया था और उसके ऊपर में बंद भी दिया था। तो अंदाजा यही था कि मार्केट एक बुल ग्रिप में है और फॉलो अप बड़ी बाइंग आने की पूरी उम्मीद थी मार्केट को, लेकिन उसके उलट मार्केट में एकदम से धाराशायी हो गए हैं। इंटरनेशनल क्यूज काफी कमजोर थे शुक्रवार के सेशन में। डाउ जोन्स और नैस्डैक में एक बिकवाली का बड़ा दौर देखा गया था। वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3% तक लुढ़क गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में भी एक दबाव देखने को मिल रहा था। शुक्रवार की सुबह में जैसे ही निक्केई पर नजर गई, वो मार्केट तो करीब करीब 6% तक गिर गया था। जापान जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी गिरावट आने से काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट था पूरे विश्व के मार्केट्स पर। सारे ट्रेडर्स डरे हुए थे। उन्हें सबको लग रहा था कि मार्केट्स यहां पर लोकल मार्केट्स में भी संभलेगा कि नहीं। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा था करीब करीब 230 से 240 अंक नीचे खुलने के आसार दिखाई दे रहे थे। शुक्रवार को क्लोजिंग में निफ्टी ने 293 अंक, बैंक निफ्टी 213 अंक और सेंसेक्स 885 यानी 885 अंक का गोता लगाकर बंद दिया है। जापान, ताइवान, कोरिया, हांगकांग, ये सारे के सारे मार्केट्स में अच्छी एक सेलिंग देखी गई थी। हमारे बेंचमार्क इंडेक्स ने के मुकाबले मतलब दूसरे देशों के फॉल के सामने हमारा बेंचमार्क इंडेक्स करीब 1% के फॉल के साथ संभला हुआ सा नजर आ रहा था। लेकिन हमारे जो इंटरनल मार्केट्स है, जो हमारे मिड और स्मॉल कैप्स है, इनके स्टॉक्स में काफी बड़ा दबाव देखने को मिला बिकवाली का, और एक डर का माहौल भी देखने मिल रहा था। इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, रियलिटी, ऑटो, मेटल, आईटी, ये सारे के सारे इंडेक्स करीब करीब 2.5 से 3% तक गिरे हैं शुक्रवार के सेशन में। अब पिछले हफ्ते में ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आए हैं जो उम्मीद के मुताबिक काफी नीचे थे। इनमें एक काफी बड़ा एक क्रैक देखने को मिला गाड़ियों की बिक्री के फिगर्स में। हमने हमारे पिछले वीडियोस में जानकारी दी थी कि कार्स पर एक काफी बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था जुलाई के महीने में, और उनके पास काफी बड़ी इन्वेंट्री भी खड़ी हो रखी थी। अब हम यहां पर कुछ आईपीओ की भी बातें कर लेते हैं। आईपीओ मार्केट में सीगल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 5 अगस्त तक खुला रहेगा। ये अब तक 1.26 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 380 से 401 रुपए का है। इशू साइज 1256 करोड़ यानी 1256.66 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 684 करोड़ का है, 684.25 करोड़ का है। बाकी का सारा पोर्शन ओएफएस का होगा। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भी खुल गया है इस सप्ताह में, और ये पहले दिन ही 0.38% सब्सक्राइब होकर अभी तक चल रहा है, खुला है। इसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपीस का रखा गया है। इशू साइज काफी बड़ा है, 6145 करोड़ का, 6145.56 करोड़ का ये इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 5,500 करोड़ का है यानी 5,500 करोड़ का है। बाकी का ओएफएस पोर्शन रहेगा। ये पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आईपीओ है, जिसका कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अभी के लिए मार्केट में नहीं है। लेकिन ये कंपनी के बारे में बता दें कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी ने बताया है कि ये अभी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाली है। कंपनी की पेरेंट कंपनी ओला
जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। उनके कंपनी के सीईओ ने बताया था कि 2017 के बाद उनकी कंपनी कभी भी प्रॉफिट में आ सकती है, लेकिन आज ये 2024 आ गया है और अभी तक वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। लेकिन इस कंपनी में जो पार्टिसिपेशन है वो इसी बात को लेकर ज्यादा है क्योंकि ये शेयर का प्राइस 100 रुपए से नीचे है। हमारे रिटेल निवेशक ऐसी कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। अब आगे मार्केट में क्या होगा? निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी के लिए नेगेटिव हो चला है। 6 सत्रों में पहली बार बेयर्स हावी होते हुए नजर आए हैं। निफ्टी भी 8 हफ्तों की अपनी विनिंग स्ट्रीक को इस बार तोड़कर बंद हुआ है, यानी पहली बार जो लगातार हफ्ते दर हफ्ते जो चढ़ रहा था वो इस बार पहले हफ्ते टूटकर बंद हुआ है। बाजार में जो अचानक से जो बिकवाली आई है जिसकी वजह से तेजी करने वाले सब सहम गए हैं और फंस गए हैं। शुक्रवार को निफ्टी में कॉल राइटर्स का जोर देखने को मिला। अब निफ्टी 25,000 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है, इसको अब 25,000 का लेवल कॉन्कर करने के लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। निफ्टी अभी 24,000 से 25,000 की जो जर्नी निफ्टी ने तय की है वो एक ही महीने में ये 1,000 पॉइंट का गेन कर लिया था। अभी के लिए मार्केट ने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन निफ्टी ने 22,000 के नीचे भी ट्रेड किया था, यानी 21,850 के आसपास का लेवल हमने देखा था। वहां से बहुत तेजी से भागा है ये बाजार अभी के लिए जल्दी से जल्दी अगर 25,000 का लेवल क्रॉस कर लेता है, पार कर लेता है, तो मार्केट को फिर भी संभलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये मार्केट 24,650 के लेवल को गलती से तोड़ देता है तो इसके नीचे मार्केट्स में बुल्स के लिए एक प्रॉब्लम का एरिया खड़ा हो सकता है। आरबीआई की मीटिंग और इजराइल हमास से जुड़ी कोई भी खबर से बाजार इस पर डायरेक्टली रिएक्ट करेगा। मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से जो कोई भी नेगेटिव न्यूज आने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे लोकल मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपना पोर्टफोलियो बनाने का और लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स खरीदने का। वैसे हम यहां पर बता दें कि मंदी की धारणा जो मेन अमेरिका से आ रही है वो इसलिए आ रही है कि अमेरिका में अब अटकलें लग रही है कि शायद फेड ने रेट कट करने में काफी देरी कर दी है, जिसकी वजह से वहां का जो डेटा आ रहा है वो वहां पर दिखा रहा है कि अमेरिका अब मंदी में चला गया है। वहां पर जो लेटेस्ट जॉब्स डेटा जो आया है उसके जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर 4.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है इस बार का, जो हाईएस्ट है अभी तक का। और इस महीने में करीब 90,000 नौकरियां कम लगी है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को अब डर सताने लग गया है कि हो सकता है कि अमेरिका में मंदी आ गई हो। मार्केट्स में अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि शुक्रवार के सेशन को देखते हुए कि एक तरह का हड़कंप मचा हुआ था वर्ल्ड मार्केट्स में। लेकिन एक बात जरूर तय है कि मार्केट्स अब यहां पर काफी तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं पूरे विश्व में। ये मशीन ट्रेडिंग का ही कमाल है जो इतनी तेजी से मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं। ऐसे में हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम भी रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हम एसआईपी मोड पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें और अच्छे वाले स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रखें, जिससे हमारे को सभी को एक फायदा होने का आशंका है। तो दादा, अब ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 5/8/2024 से लेके 9/8/2024 के बीच में बाजार का हाल हकीकत। बाजार जिस हालत में है, मेरी बाई तरफ से शुरू करता हूं। निफ्टी वीकली, निफ्टी डेली, बैंक निफ्टी वीकली एवं बैंक निफ्टी डेली। तो हिसाब से देखा जाए तो बाई तरफ जो मेरा निफ्टी से शुरू करता हूं वो उसमें एक नेगेटिव क्लोजिंग आया है वीक टू वीक का क्लोजिंग के हिसाब से। मंथली क्लोजिंग हो चुका है, मंथली भी पॉजिटिव क्लोजिंग है जुलाई महीना। अगस्त अभी अभी शुरू हुआ है, दैट्स वाई ज्यादा डेटा है ही नहीं और ये आप लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे और ये पकड़ना भी नहीं चाहिए। तो हिसाब से देखा जाए एकदम पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल अप, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
आप वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 25 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो 25 से थोड़ा रिएक्शन करके बाजार बंद हुआ है 24,717, जो कि एक नेगेटिव क्लोजिंग है। बट मेरे हिसाब से ये एक रिएक्शन ही है, ज्यादा घबराने का जगह नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर एमएसीडी का स्लोप स्टोकैस्टिक्स हायर एंड में जिस हिसाब से ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे, एज वेल एज आरएसआई। तो वीकली निफ्टी देख के यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा पॉज या नेगेटिव क्यू बन सकता है। डेली चार्ट में निफ्टी जस्ट 13 डीएमए के ऊपर ही है। आरएसआई मोमेंटम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आरएसआई अगर नया लो बना के आता है तो निफ्टी का भी क्लोजिंग 13 डीएमए के नीचे हो सकता है। तो दैट मीन्स कब पहला क्लोजिंग आता है, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, निफ्टी कब 13 डीएमए के नीचे कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ सोच पाएंगे कि नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी, जो कि वीकली थोड़ा सा नेगेटिव है, बट फिर एक इनसाइड कैंडल बना के बैंक निफ्टी रुका है। तो दैट मीन्स ये कैंडल का जो हाई है 25,500, सॉरी 52,550, राउंड नंबर के हिसाब से 52,600, और नीचे में 50,400, जिस तरफ प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन का मूवमेंट उस तरफ होने का संभावना बढ़ सकता है। वीकली नेगेटिव है, वीकली एमएसीडी का स्लोप भी थोड़ा चेंजेस हुआ है, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो नेक्स्ट वीक काफी वाइटल हो सकता है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट 13 डीएमए के ऊपर जा नहीं पा रहा है, दैट्स वाई इसका जो नेगेटिविटी है वो दिख रहा है, और बार बार 13 डीएमए के आसपास जाके ही सेल ऑफ हो रहा है। ये एक बात देखना पड़ेगा, कब क्लोजिंग 13 डीएमए सिंपल के ऊपर बैंक निफ्टी का आता है, तभी जाके वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में चेंजेस आ सकता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए दोनों मेजर इंडिसेस लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा वीक में है। निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक दिखा रहा है, बट निफ्टी अभी भी उतना वीक नहीं दिखा रहा है एज पर द वीकली एंड डेली चार्ट इज कंसर्न। देखना ये चाहिए कि ये जो वीकनेस है, ये वीकनेस और गहराएगा या यहां ही पॉज लेके बाजार फिर से घूमने का कोशिश करेगा। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे उसमें है जोटा, ट्रैक्सन एंड वालचंद नगर इंडस्ट्री। जोटा पहले भी हम लोग बात किए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में चार्ट लेके विश्लेषण किया है। ज्यादा डेटा है ही नहीं, थोड़ा सा कम डेटा है, लेकिन फिर भी 2017-18 से डेटा अवेलेबल है। हायर इंडिया क्लोजिंग 1326 का जो स्लोप है उसके हिसाब से देखा जाए काफी हद तक लास्ट वीक में हलचल बना है। लेकिन इसका एक गौर कीजिए, जब जब ये काफी बड़ा कैंडल बना के रहता है उसके बाद थोड़ा रिएक्शन में 4-5 हफ्ता रह जाता है, फिर नया मूवमेंट चालू करने का कोशिश करता है। जब जब ये हुआ है, तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका रिएक्शन, रिट्रेसमेंट, कुछ भी बोलिए, कहां पर आता है वो देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस क्लोजिंग एंड 1326 वीकली मूविंग एवरेज इज कंसर्न काफी डिस्टेंस हो चुका है। बट चार्ट इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट वीकली के हिसाब से। एमएसीडी, स्टोकेस्टिक्स एज वेल एज आरएसआई, मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, तो खास करके
गौर करना चाहिए। तो ये एक इनपुट है, ये एक सुझाव है कि इसका चार्ट अच्छा लग रहा है। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया करके आप लोग कभी भी कोई स्टॉक का सिलेक्शन जब हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन जाने के पहले आपका जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके साथ बातचीत करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ट्रैक्शन का अगर देखा जाए, नया चार्ट है, ज्यादा डेटा है नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आफ्टर अ कंसोलिडेशन इस बार मोमेंटम क्रिएट किया था लेकिन फिजल आउट हो चुका है। 1326 किसिंग पॉइंट में है। क्या ये क्रॉसओवर होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं ये स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। क्योंकि जब जब ये क्रॉसओवर होने के बाद मोमेंटम मिला है, अच्छा मोमेंटम मिला है। अब वो रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, वो तो चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। दिस इज वीकली चार्ट। मंथली एमएससीडी का स्लोप भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि मंथली डेटा उतना है नहीं। तो वीकली के ऊपर ही हम लोग को भरोसा करना पड़ेगा। तो वीकली का जो स्लोप है, नेक्स्ट वीक में ये पॉजिटिव जगह में जाएगा और तो बुल जोन में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग को ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकली गौर करना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई। स्टोकेस्टिक्स थोड़ा कूल डाउन होने का कोशिश कर रहा है, आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन बनाने के लिए रेडी है, बट 60 के नीचे है। मोमेंटम 60 के ऊपर बनेगा, क्योंकि बार बार यहीं से आरएसआई फेलियर हुआ है प्रीवियसली। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है, ये नया स्टॉक है, इसके लिए हम लोग इस स्टॉक के ऊपर नजर बने रहेंगे, बना के रहेंगे। और टेक्निकल क्या क्या चीज नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए डे टू डे इसको वॉच एंड कम से कम 2 से 3 हफ्ता वॉच करना चाहिए। फाइनल स्टॉक वालचंद नगर इंडस्ट्री। फैंटास्टिक चार्ट पैटर्न, काफी दिन का डेटा है, बहुत पुराना स्टॉक है। वीकली मंथली जिस हिसाब से भी देखिए, चार्ट के हिसाब से देखा जाए काफी ओवर हीटेड है, क्योंकि 1326 का मूविंग एवरेज का यहाँ आना और प्राइस एक्शन यहाँ पर क्लोजिंग देना। मैं खाली इतना आप लोग को इनपुट देने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम बना है, मोमेंटम रुक के रिएक्शन आने से स्टॉक हेल्दी करेक्शन और हेल्दी जोन में आ सकता है। क्योंकि प्राइस चार्ट एंड मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, ये है मंथली। जिस हिसाब से 2008-9 के बाद मोमेंटम प्राइस और बाकी इंडिकेटर का हालत है, मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा इस स्टॉक को छोड़ के। बट ऑब्वियसली जिस हिसाब से मोमेंटम क्रिएट हुआ है, ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया। अब देखना ये चाहिए हिस्ट्री है प्राइस एक्शन के अंदर और क्या क्या चीज नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरा ये एक इनपुट है, जोटा, ट्रैक्सन एंड वालचंद नगर इंडस्ट्री। आप लोग इसके अंदर बाकी और जो टेक्निकल्स फिगर है, टेक्निकल्स चर्चा है या फंडामेंटल चीज है, वो सब स्टडी कीजिए। और इसके ऊपर आप लोग देखिए कि ये प्राइस एक्शन कैसे रिस्पॉन्स करता है नेक्स्ट 1 and 2 months। तो इसी हिसाब से अगर कोई पैटर्न बनता है, कोई चार्ट पैटर्न आपको मिल गया, तो वो स्टॉक भी आपको नजर रखना चाहिए। फॉर दिस इज एग्जाम्पल के हिसाब से ये था मेरा आज का इनपुट। चलिए आप नेक्स्ट पार्ट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हम आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बता दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।